गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आकांक्षा। हमने पिछली कक्षा में बिग बैंग थ्योरी का अध्ययन किया था, जिसके तहत हमने देखा था कि बिग बैंग के जो विस्फोट हुआ था उसके द्वारा बहुत सारे आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा हमारे तारे बने, ग्रह बने, क्षुद्र ग्रह बने, उपग्रह बने। तो आज हम एक आकाशीय पिंड तारे अर्थात स्टार का अध्ययन करेंगे इस क्लास में। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि तारे क्या होते हैं, तारों का जीवन चक्र पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशंस जिसमें ब्लैक होल, चंद्रशेखर सीमा इत्यादि का अध्ययन करेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि तारों का जो अलग अलग कलर होता है, अलग अलग रंग होता है, उसका कारण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि तारे क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि बिग बैंग की परिघटना द्वारा बहुत सारे आकाशीय पिंड निकले। तो किस तरीके से हमारे जो खगोलविद हैं उन्होंने किस तरीके से अलग अलग पिंडों का अलग अलग नाम दिया, इसके पीछे हमारा उनका बेसिक क्या था, जो वो पिंड हैं उनके अंदर की विशेषताएं। ठीक है, तो उन्हीं विशेषताओं के आधार पे अलग अलग नाम दिए, जैसे तारे, ग्रह इत्यादि, है ना। तो हमने तारों का देखा है कि तारों को तारों की संज्ञा क्यों दी गई। तो इसका रीज़न है कि जो तारे होते हैं, ठीक है, तारे वे आकाशीय पिंड होते हैं जिनकी खुद की ऊष्मा होती है और खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, वो आकाशीय पिंड जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा थी, अपना खुद का प्रकाश से वो प्रकाशित हो रहे थे, उन्हें हमारे भूगोलवेत्ताओं ने क्या नाम दे दिया, स्टार अर्थात तारा। ठीक है, क्लियर हुआ तारे क्या हैं, क्या गुण होते हैं, है ना। अब ये जो हमारे तारे होते हैं, इनके अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश उत्पन्न करने का रीज़न क्या होता है। तो उनका रीज़न है उनके अंदर पाए जाने वाला ईंधन। जैसे गाड़ी सब चलाते हैं, है ना, तो गाड़ी जो चलने में जो उसकी ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा का कारण क्या होता है, उस ऊर्जा का कारण है उसके अंदर का ईंधन। उसी प्रकार से जो तारे होते हैं, तो ये जो तारे जो ऊर्जा और प्रकाश, ऊष्मा इत्यादि जनरेट करते हैं, उनका मेन रीज़न क्या होता है, उनका मेन रीज़न है उनके अंदर का ईंधन। और वो ईंधन क्या है, वो ईंधन है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब तारों के अंदर की हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित होती है, हीलियम में संलयित होती है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा जनरेट होती है उसका ही वही हमें हीट और लाइट के रूप में प्राप्त होती है। तो समझ में आया कि जो ईंधन के हाइड्रोजन के संलयन के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है वही हमारे तारों की ऊष्मा और प्रकाश का मेन कारण बनती है। तो चीज़ें समझ में आई। सूर्य हमारे ब्रह्मांड का, जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी से हमें कौन सा ऐसा पिंड दिखता है जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, कौन सा है, सूर्य। तो सूर्य हमारे पास का सबसे नज़दीक तारा है। ठीक है, देखा कि तारे की क्या विशेषता होती है, किन विशेषताओं के आधार पर इन्हें तारे की संज्ञा दी गई है। तो जो हमारे वर्तमान भूगोलविद है ना, इन्होंने बताया कि जो तारे होते हैं इनका जन्म, इनकी उत्पत्ति किस प्रक्रिया के द्वारा मानी गई है, बिग बैंग परिघटना के द्वारा मानी गई है। ठीक है, ये देखिएगा कि जब बहुत समय पहले, ठीक है, क्या हुआ था, बिग बैंग की परिघटना हुई थी। तो इस परिघटना के द्वारा बहुत सारे आकाशीय पिंड निकले। ठीक है, बहुत हर रूप रंग के, हर प्रॉपर्टी वाले बहुत सारे आकाशीय पिंड निकले। तो क्या हुआ, उन आकाशीय पिंडों में क्या क्या था, हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि गैसें थीं, धूल कण थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और उनमें नमी की मात्रा भी थी। तो एक तरीके से क्या था, एक गैसों का बादल था। ठीक है, बिग बैंग परिघटना के बाद एक गैसों का बादल था। उस बादल में क्या हुआ, वो जो कण थे, धूल कण, वो कंटिन्यू चक्कर लगा रहे थे। चक्कर लगाने के कारण और आपस में उनके खुद के आकर्षण के कारण वो क्या हुए, पास आते गए। पास आने के कारण हमें एक पिंड प्राप्त हुआ, एक पिंड जैसी संरचना प्राप्त हुई, जिसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया नेबुला अर्थात निहारिका। समझ आया।
ठीक है, समझ आया कि किस तरीके से बिग बैंग हुआ। बिग बैंग के द्वारा बहुत सारे आकाशीय पिंड हुए, निकले, फिर गैसों का एक बादल था जिसमें कणों में आकर्षण बल के कारण एक बड़े पिंड का निर्माण हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेबुला। फिर क्या हुआ, ये जो पिंड थे, ठीक है, ये जो हमारा निहारिका था, नेबुला था, ये क्या हुआ, स्प्लिट होता गया। स्प्लिट होने के बाद जिन कणों में, अब आप एक बात बताइए, आप घर में आटा लगाते ही होंगे, सबके घर में रोटियां बनती हैं, है ना। तो अगर हम आटे को यूं ही दे दें तो क्या अपने से उसका डो बन जाएगा? नहीं ना। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? नमी की ज़रूरत है, हम पानी की ज़रूरत है। हम आटे में जितना पानी डालते जाएंगे उसके हिसाब से ही उसका डो तैयार होता है। वही चीज़ इन आकाशीय पिंडों के साथ हुई कि जिन कणों में नमी की मात्रा बहुत कम थी वो छोटे तारों के रूप में मिल गए, ठीक है, छोटे रूप में संघनित हो गए, अपनी सारी गैसेज, धूल कण सब मिला के छोटे रूप में संघनित हो गए। लेकिन जिनमें नमी की मात्रा ज़्यादा थी वो बड़े रूप में संघनित हो गए, ठीक है, बड़ा फॉर्म ले लिया उन्होंने। लेकिन हम किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा कहते हैं। हमें तारों का निर्माण तो पता चल गया ना कि इस तरीके से बड़े और छोटे फॉर्म में संघनित हुए। तो ये जो संघनित वाला जो एक पिंड बना जिसके अंदर ऊर्जा असीमित मात्रा में है और जो संलयन की प्रक्रिया द्वारा कंटिन्यू एनर्जी जनरेट कर रही है, वो हमारा क्या बना, वो हमारा तारा बना, है ना। लेकिन ये जो बड़ा और छोटा हमने जो डिवाइड किया है, तो हमें ये पता है कि किसी भी वस्तु को बड़ा या छोटा एक रेफरेंस में कहते हैं, है ना। एक रेफरेंस लेंगे, उसी के हिसाब से हम बोलेंगे कि इस वस्तु से यह वस्तु बड़ी है या इस वस्तु से यह वस्तु छोटी है। वही चीज़ है, इसको डिफाइन करने के लिए कि कौन सा तारा बड़ा है, कौन सा तारा हमारा स्मॉल स्टार है और कौन सा तारा हमारा लार्ज स्टार है, इस चीज़ को बताने के लिए हमारे एक भूगोलवेत्ता थे या खगोलज्ञ थे जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, जिन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था फिजिक्स का। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक सीमा दी, ठीक है, जिसे हम इन्हीं के नाम पे क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट, है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी पिंड, जो भी आकाशीय पिंड या संघनित तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 ऑफ ms मतलब मास ऑफ सन से कम है, वो क्या है, वो है स्मॉल स्टार। और जो तारे, जो संघनित पिंड जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से ज़्यादा है, वो क्या है, लार्ज स्टार हैं, अर्थात वो बड़े तारे हैं। अब चीज़ें क्लियर हो गई कि छोटा तारा क्या है, बड़ा तारा क्या है। अब हमें ये पता है कि कोई छोटी चीज़ है ना, पृथ्वी का या फिर हाँ कोई भी आप पिंड ले लो, कुछ भी ले लो, या फिर आपने वो गेम तो खेला होगा ना कि अपने हाथ से, अपनी उंगली से रस्सी ले लो और फिर रस्सी में एक टुकड़ा बांध लो, गेंद बांध लो और फिर उसको बहुत ज़ोरों से घुमाना। तो आपको ये चीज़ पता है ना कि उस रस्सी में सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है, सेंटर के पास वाले एरिया में होता है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे क्या होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण कम होता जाता है। यही चीज़ यहाँ पे भी काम करती है कि जो तारे जो आकार में छोटे हैं उनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उनके केंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो जो बड़े तारे हैं उनके गुरुत्वाकर्षण से इनका ज़्यादा होगा। इनके सारे पिंड ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होंगे, इनका जो बाहर वाला है वो उसमें इतनी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। तो इन दोनों में धीरे धीरे अलग प्रक्रिया होती है। तो हमें ये समझ में आया कि तारों का निर्माण कैसे हुआ बिग बैंग के द्वारा। गैस के बादल थे, गैस के बादल आपस में आकर्षित हुए, उन्होंने नेबुला, निहारिका का निर्माण किया जो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकार के तारों के रूप में संघनित हुए, जिनके अंदर हाइड्रोजन हीलियम में संलयन के द्वारा ऊर्जा का उत्पन्न कर रहा है, जो हमें प्रकाश और ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो रही हैं। तो तारे का निर्माण हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा उसके आगे की प्रक्रिया में हम देखते हैं, ठीक है। आप भले ही अपनी गाड़ी का टैंकर फुल करा लो, लेकिन एक समय के बाद तो उसका ईंधन कम होगा ना। वही चीज़ तारों में होती है
कि भले ही इनके अंदर कितनी भी मात्रा में हाइड्रोजन है जो अरबों वर्षों से चल रही है और आगे अरबों वर्षों तक चलेगी, लेकिन एक समय के बाद इनका ईंधन कम होता जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी होती है तारों में कि अभी भले ही उनमें कितनी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है, लगभग 71% हाइड्रोजन है तारों के अंदर, लेकिन धीरे 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 समय के साथ अरबों वर्षों पश्चात इनमें क्या होगा, ईंधन कम होता जाएगा। तो जब इनका ईंधन कम होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि गाड़ी में जब ईंधन कम होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, तो वो बहुत ज़ोर से भट भट ऐसे करके चलती है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेती है। वही चीज़ तारों में होती है कि जब इनका ईंधन कम होने लगता है तो ये जो है ना ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी ग्रैब करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी को अपनी ओर खींचते हैं, तो ये और ज़्यादा प्रकाशित होते हैं और ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उस वक्त में। तो वो जो अवस्था होती है, तो जब ये स्मॉल स्टार में होती है तो हम इसको बोलते हैं रेड जाइंट, अर्थात लाल दानव। ओके, लेकिन जब यही अवस्था हमारे बड़े लार्ज स्टार के साथ होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेड सुपर जाइंट, अर्थात लाल महादानव। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हुई लाल दानव लाल महादानव तक। अब क्या होता है, जैसे आप मान लो कि आपके टायर में हवा नहीं है और आप उसको कंटिन्यू यूज़ किए पड़े हो, एक टाइम के बाद क्या होगा, वो टायर फूट जाएगा। वही चीज़ होती है कि जब हमारा जो लाल दानव वाली अवस्था है तारे की, उसमें हमारा ईंधन जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, लेकिन उसका यूज़ किए पड़े हैं प्रकाश के लिए, ऊष्मा के लिए, तो एक टाइम के बाद उसमें विस्फोट होता है और बहुत तेज चमक के साथ विस्फोट होता है। ठीक है, तो इसमें भी दो अवस्था होती है। जो विस्फोट हमारे स्मॉल स्टार में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लैनेटरी नेबुला। ठीक है, मतलब बहुत चमक के साथ विस्फोट। और जो विस्फोट हमारे लार्ज स्टार में होता है उसे हम बोलते हैं सुपरनोवा। क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। अर्थात समझ में आ गया कि ईंधन समाप्त होने की दशा में अगर डेफिनेशन आती है तो आप लिख सकते हैं ना कि ईंधन समाप्त होने की दशा में जब लाल दानव में तेजी से विस्फोट होता है तो बड़े तारे की अवस्था में उसे क्या बोलते हैं हम, सुपरनोवा, और छोटे तारे की अवस्था में हम उसे बोलते हैं प्लैनेटरी नेबुला। अब हो गया क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ईंधन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है ना। ऐसी कंडीशन जब छोटे तारे में लगभग 95% तक ईंधन समाप्त हो जाता है, ठीक है, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट डॉर्फ। उस अवस्था में तारे का क्या नाम होता है, व्हाइट डॉर्फ, अर्थात श्वेत वामन। क्या होता है, श्वेत वामन। और वो अवस्था जब इस तारे का जो ईंधन है वो 100% खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक डॉर्फ। क्या बोलते हैं, ब्लैक डॉर्फ, अर्थात काला वामन। समझ आई चीजें, है ना, कि जब 95% तक कम हो रहा है छोटे तारे का ईंधन तो हम उसे क्या बोलेंगे, व्हाइट डॉर्फ। और जब वो 100% खत्म हो जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, ब्लैक डॉर्फ। ठीक है, तो ये हमारा छोटे तारे का जीवन चक्र समाप्त हुआ और 100% एनर्जी खत्म, मतलब कि उस तारे की मृत्यु, वो तारा ही समाप्त हो चुका है। तो हमें क्लियर हुआ कि छोटे तारे का जीवन कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे उनकी मृत्यु होती है। अब हम बड़े तारे में फोकस करते हैं। हमने देख लिया कि किस तरीके से बड़े तारे का निर्माण हुआ, फिर रेड सुपर जायंट क्या है, फिर सुपरनोवा की तरह विस्फोट क्या होता है। अब ये देखिए, जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि जो बड़ा तारा होता है, बड़े तारे में ज़्यादा आकार के कारण जो इसका बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग किससे मिलके बना होता है, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनसे मिलकर बना होता है। तो जो बाहरी भाग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनमें कंपैरेटिवली जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो कम लगता है। तो जिसके कारण जब ये विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो जो बाहरी भाग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बाहरी भाग में जो भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल गए, है ना। अब क्या होता है कि जो हमारा शेष पिंड बचेगा उसमें क्या बचता है, उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन बचता है। क्या बचता है, सिर्फ न्यूट्रॉन, है ना। बहुत छोटा सा बचता है वो पार्ट और बहुत तेजी से गति लगाता है, जिसमें आवेश के नाम पे सिर्फ न्यूट्रॉन होता है। ऐसा तारा, उसको क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार, या कभी कभी हम इसे पल्सर स्टार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पल्सर तारा।
समझ आए? इनकी विशेषता, इनकी डेफिनेशन एक ही है कि जब सुपरनोवा के बाद जो बड़े तारे के बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं वो कम गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे को पार करके बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण पिंड में क्या बचता है? सिर्फ न्यूट्रॉन बचता है। तो ऐसा चमकता हुआ पिंड, इसमें भी अभी भी थोड़ी मात्रा में ईंधन बचा हुआ है, तो ऐसा चमकता हुआ पिंड क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन या पल्सर तारा। धीरे धीरे न्यूट्रॉन और पल्सर तारे जब चक्र लगाते रहते हैं और ये संघनित होते जाते हैं, आपस में पास आते जाते हैं, ठीक है। अब पास आते आते जिनमें ईंधन की मात्रा एकदम कम है, 1-2% है, धीरे 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 इनकी ईंधन की मात्रा पूरी तरीके से समाप्त होती है और ये संघनित होके एक बहुत ज़्यादा घनत्व का पिंड बना लेते हैं। ऐसा पिंड जिसकी कोई एनर्जी नहीं होती, मतलब और जिसमें इतनी हाई डेंसिटी होती है कि जिससे प्रकाश भी पार नहीं कर पाता, जिसे हम तारे की मृत्यु भी कहते हैं, जिसका क्या नाम दिया गया है? जिसका नाम दिया गया है ब्लैक होल। क्या नाम दिया गया है? ब्लैक होल। ठीक है, तो समझ में आया कि जब बड़ा तारा होता है, बड़ा तारा बढ़ता जाता है, रेड सुपरजाइंट की अवस्था में आता है, फिर उसमें ईंधन कम होने के कारण विस्फोट होता है, जिसके कारण बाहरी भाग के इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते हैं एवं न्यूट्रॉन या पल्सर तारा बनता है। और जब ये न्यूट्रॉन और पल्सर तारा आपस में संघनित होकर एक ऐसे पिंड का निर्माण करते हैं जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे प्रकाश की किरण भी पार नहीं हो पाती, ठीक है, जिसे हम तारे की मृत्यु भी मानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसका नाम दिया जाता है ब्लैक होल। ठीक है, तो समझ में आया होगा आई होप कि किस तरीके से तारों का जीवन स्टार्ट होता है, किन प्रक्रिया के द्वारा, बिग बैंग के द्वारा, ठीक है, कैसे तारों को दो द्रव्यमान के हिसाब से हमने दो भागों में बांटा, फिर उनके आगे की प्रक्रिया क्या हुई, छोटे तारे में प्लेनेटरी नेबुला कैसे हुआ, फिर कैसे वो वाइट डॉर्फ और अंत में ब्लैक डॉर्फ के रूप में ख़त्म हुआ, जो बड़ा तारा है उसमें सुपरनोवा के रूप में विस्फोट हुआ और फिर वो ब्लैक होल के रूप में तारे की मृत्यु को प्राप्त करता है। तो सारी चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। डेफिनेशन के लिए आप ये देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारा सबसे पहले हमारा गैसों का बादल होता है, फिर उसके बाद निहारिका का निर्माण होता है इन गैसों के बादल में संघनन से। और संघनन, जब ये हमारी निहारिका होती है, ये संघनित होत के एक ऐसा पिंड बनाती है जिसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं तारा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे लाल दानों की अवस्थिति, जब हाइड्रोजन में कमी होने लगती है, ठीक है, ईंधन कम होने लगता है और वो अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर होता है, तो वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हमने क्या नाम दिया? लाल दानव। फिर सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है? लाल दानव की अवस्थिति के बाद सुपरनोवा विस्फोट क्या चीज़ है? हमने ये चीज़ देखी है ना। हमने देखा कि चंद्रशेखर सीमा क्या चीज़ है, जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना होती है ना। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के बारे में भी देखा कि उन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। तो इस तरीके से हमने न्यूट्रॉन और पल्सर तारे के बारे में भी देखा कि किस तरीके से इनका निर्माण होता है। हमने ब्लैक होल भी देखा, है ना, ऐसा द्रव्यमान जिनका सीमित घनत्व और बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है, जिससे प्रकाश भी नहीं जाता, वो ब्लैक होल है। तो इस तरीके से हमने तारे का एक पूरा जीवन चक्र देखा, उसके उत्पन्न होने से लेकर उसके उत्पन्न होने का कारण, उसकी ऊष्मा ऊर्जा का कारण, प्रकाश ऊर्जा का कारण और उसके अंत में खत्म होने की दशा, हमने सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि तारों का जो रंग होता है, अलग अलग रंग के तारे पाए जाते हैं, उनका कारण क्या है? उनका मुख्य कारण है इनका तापमान, ठीक है। जिसका जैसा तापमान होगा उस तारे का रंग वैसा होगा। जिस तारे का रंग लाल होता है, जैसे हमारा सूर्य, उसका तापमान सामान्य तापमान के अंतर्गत आता है। अर्थात जैसे हमने देखा था ना कि सूर्य का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सामान्य तापमान में आता है। उसके पश्चात जिनका तापमान मध्यम श्रेणी का होता है, वह तारे हमें सफ़ेद कलर के दिखाई देते हैं, और जिनका तापमान बहुत ज़्यादा होता है वो तारे हमें नीले कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें कि किस तरीके से तारों की उत्पत्ति हुई, क्या कारण है कि तारे अपना प्रकाश देते हैं, ठीक है, क्या कारण है कि हमारा ग्रह तारों से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करता है, और तारों का रंग किस प्रकार से अलग अलग होता है, ये सारी चीज़ें भी क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।